जो आपको अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है हर चीज का, ये ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ हेसल जो कि प्रॉपर्टीज के साथ आती हैं। इस साल के स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड लगते हैं और बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। फर्स्ट करें आपने लगा भी दिए बहुत सारे पैसे उस पर और उसने आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न दे भी दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जब भी मुझको कोई बाहर मिलता है, मॉल में मिलता है, पार्क में मिलता है, एयरपोर्ट में मिलता है या कहीं भी पब्लिक प्लेस में मिलता है, तो दे शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स माई कॉन्टेंट और मुझे कहते हैं कि हमें आपकी वजह से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और बहुत अच्छा लगा। पिछले 1-2 साल के अंदर हमको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि यार देखें, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, कि ये जो लोग नए नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो आपको अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है हर चीज़ का, ये ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। और ये चीज़ मैं हर दफ़ा जब भी मुझको कोई पॉजिटिव फीडबैक देता तो मैं उसको हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप ये याद रखें कि ये चीज़ कभी भी नीचे जा सकती है। और लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर यही देख रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल 1.5 साल पिछले 4 साल से जो चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं ये इसी तरह से चलती रहेंगी, तो ये ऐसा नहीं है। ये किसी वक्त भी नीचे भी आ सकती हैं। और इसमें हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर ट्रेलर्स देखे भी हैं जिसके अंदर यूएस के स्टॉक्स ने करेक्शन भी लिया और नीचे भी आया, लेकिन कोई खास करेक्शन या नीचे नहीं आया। लोगों ने कहा होगा कि यार 2-3-4% से क्या फ़र्क पड़ता है या 5% से क्या फ़र्क पड़ता है, इवेंचुअली तो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि 10 साल का भी ट्रेंड हम देखेंगे तो उसके अंदर भी कभी कभी पूरी मार्केट फ्लैट रही है या इससे भी बड़े ट्रेंड के ऊपर। तो ये याद रखें कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, एक तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर ना ही करें तो बेहतर है, आप ETFs ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये याद रखें कि कुछ भी हो सकता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी देखा है, बल्कि ये बात तो मैंने कोहोर्ट के अंदर भी कही थी, एक स्लाइड बनाई थी मैंने, उसके अंदर बताया था कि किस तरह से ब्लैकबेरी, नोकिया, इंटेल जैसी कंपनीज भी डाउनफॉल उनके ऊपर आया है। तो हर कंपनी ऊपर की तरफ हमेशा नहीं जाती। इवन बोइंग जैसी कंपनी जो कोविड के बाद से उनके पास डाउनफॉल आया, लोगों ने कहा था कि ठीक है वो डाउनफॉल आ गया था, अब वो ऊपर जाने लगेगी, कुछ दिनों बाद फिर सही हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं हुई। इसलिए मेक श्योर कि आपको जो समझ में आ रहा हो कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा अपना हिसाब किताब है, मेरे अपने टाइम होराइजन्स हैं, मेरे अपने टारगेट्स हैं, वो बिल्कुल अलग है आप जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसलिए ये चीज़ें अब जहन में रखते हुए आप जो भी काम करें वो करें। तो ये मैंने कहा कि इनिशियली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जिस चीज़ से मुझे काफ़ी डर लगता है। लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मैं कहता हूं कि बाद में ये ना हो कि अगर मार्केट्स नीचे जाना शुरू हो जाएं या कॉन्स्टेंटली काफ़ी अरसे के लिए नीचे रहें तो आपका कोई नुकसान हो जाए। तो नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना टाइम होराइजन देखें, अपना रिस्क एपेटाइट देख के इन्वेस्ट करें। अच्छा, आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट्स के मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि मेरे पास जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको मैं लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ और इवन शॉर्ट टर्म्स के अंदर भी जो उनमें रिटर्न्स आए हैं पिछले 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर लंबा पीरियड ले लेंगे तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्योंकि हम 2024 के एंड पे एक वीडियो बना रहे हैं तो हम उसके अंदर लेट्स से 1 जनवरी की बात कर लेते हैं 2024 की। और आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 25 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक ये बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर मैं ट्राई करूँगा कि ये अपलोड कर दूँ। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स के टाइम होराइजन लंबे होते हैं और हम इस चीज़ को कोई नेगेट नहीं कर रहे कि हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किस तरह से एसेट क्लासेस ने परफॉर्म किया है और इसमें हमको पॉइंटर्स भी मिलते हैं कि हमें किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये तो हम सेकंड पार्ट में करेंगे इस वीडियो की, लेकिन पहले पार्ट के अंदर मैं अपना भी कुछ अपनी जर्नी को भी रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2020 के एंड में और आज ये 2024 का एंड है, तो अच्छा खासा टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 21, 22, 23, 24 पूरा 4 साल हो गए हैं। मैंने कंसिस्टेंटली 21 के मिड से स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि मैंने पहली वीडियो 20 के एंड में डाल दी थी तो 4 साल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 4 साल हो गए यूट्यूब चैनल को। तो मैं उसके अंदर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लाना चाह रहा था कि मेरी जो साइड हसल है स्पेशली थ्रू यूट्यूब वो किस स्केल पे पहुंच गई है, विच आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि इतने से टाइम के अंदर, अब 4 साल को इतना सा टाइम कह लें या 4 साल को जो भी आप कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं और मेरा टाइम ये बहुत अच्छा गुजरा है। बाय द वे, मैं अभी अपने एक दोस्त से बात भी कर रहा था कि जो मुझको पुश मिल रहा था जब मैं अपनी पहली जॉब पे गया था, जो पहली अच्छी जॉब पे गया था मैं, जिसमें मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा था, उसके अंदर जो मुझे मज़ा आ रहा था ना पिछले शुरू के 4 ईयर्स के अंदर, क्योंकि उसमें सिर्फ सीखा था मैंने और वही 4 साल के जो नॉलेज थी वही आगे इम्प्लीमेंट हुई है पूरे करियर के ऊपर। वही मज़ा, वही आई वुड से कि जो मुझको लर्निंग कर्व है वही मुझको मिल रहा है इन लास्ट 4 ईयर्स जब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर जो मैंने
अपने इस साल, इस 2024 के अंदर जो मैंने चीज़ें अचीव की हैं, थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक डाउन दे दूँ उसको, तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है। इसके अंदर 2 कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। एक कोर्स रिकॉर्डेड है जो कि अपलोड हो चुका है। दूसरा कोर्स कोहोर्ट था, उसका भी हमने दोनों 2 सेशंस थे वो कर लिए हैं, और उसके बाद वो भी मैं उसको अपलोड करूँगा फॉर एनी वन टू लुक इनटू इट। इसके अलावा मैंने पब्लिक स्पीकिंग गिग, पहली पब्लिक स्पीकिंग गिग मुझको मिली जो नेशनल बॉन्ड्स के साथ मैंने की थी। मैंने लिंक्डइन के ऊपर उसका लगाया भी था पूरी डिटेल के अंदर, और उसके अंदर उसकी पोस्ट मैं लगा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और नेशनल बॉन्ड के कोलैबोरेशन के साथ हुआ था वो। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट को रिवैम्प भी करना है, वो मैं अभी इस अचीवमेंट में नहीं डाल रहा, लेकिन ये कि उसको मैं मेंशन ज़रूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत मेजर माइलस्टोन होगा मेरे लिए जब मैं वेबसाइट अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल जो अपना 50,000 से स्टार्ट किया था एट द बिगिनिंग ऑफ 2024, आज वो 80,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर पहुंच गया, तो इट इज़ अ गुड अचीवमेंट एज वेल। और दूसरों को भी मैंने हेल्प की, क्योंकि काफ़ी लोग जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे थे, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे थे, लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनको मैंने काफ़ी हेल्प की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। उसके बाद लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने, इससे पहले मैं थोड़ा सा स्कैटर्ड था, यूट्यूब के अलावा मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स देख रहा था। आज मैं देखूं तो मैं एक फोकस के साथ यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो लिंक्डइन है उसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर रहा हूँ। 6 महीने पहले लिंक्डइन के ऊपर 2,000 फॉलोअर्स थे, आज 6,000 फॉलोअर्स हैं, तो उसमें भी कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके अलावा मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल है जो मैं ग्रो कर रहा हूँ, और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियोस पर डालूँ मैं, और वो उसको कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। उससे पहले थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम थी। तो इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली मैंने देखा कि ऑल्दो कि मैं उर्दू जो कंटेंट बना रहा हूँ, 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसी के थ्रू मेरे पास काफ़ी कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स से जो कि इंग्लिश स्पीकिंग थे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कंटेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अगर आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी बात कर रहे हैं, तो अगर आपका मैसेज जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। मैं अभी सरवा के इवेंट में गया हुआ था, और उसके अंदर मैंने देखा था कि काफ़ी लोग मेरे पास आए थे जो कि अरबिक स्पीकिंग थे। तो मैंने पूछा, यार मैं तो उर्दू में वीडियोस बनाता हूँ और इंग्लिश की वीडियोस इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो आपने मेरे पास कैसे पहुँचे? तो उन्होंने बोला कि यार एक तो लिंक्डइन से पहुँचे, और लिंक्डइन के बाद जब आपके कंटेंट देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने फिर उसको सबटाइटल के साथ देखा। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब अभी ऑलरेडी सबटाइटलिंग कर रहा है मेरी वीडियो की, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो उनसे मुझे पता चला। तो इसीलिए कंटेंट की लैंग्वेज होती है, लेकिन एक लेवल पर आकर वो फिर यूनिवर्सल बन जाता है। इसके अलावा मेरा न्यूज़लेटर है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि हर हफ्ते मैं एक न्यूज़लेटर लेकर आऊँ, और उसको आप लोग रीड करते हैं। ऑलमोस्ट 3,000 सब्सक्राइबर्स उसके भी हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी शुरू की है जिसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं। उसके अंदर एक कोहोर्ट का भी ग्रुप है, बाकी सारे पब्लिक ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं या जाकर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कुछ ग्रुप्स के अंदर। आई वुड लाइक टू हैव इट मच एंगेज्ड, बट उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे उसके अंदर इंगेजमेंट लेके आ सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिव बातें हो रही होती हैं, तो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से एक कम्युनिटी की पर्सपेक्टिव से एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा इस साल मैं नेशनल न्यूज़पेपर जो कि यहाँ का एक लीडिंग पब्लिकेशन है यूएई की, उसके ऊपर भी अपीयर हुआ है एज एन इंटरव्यू, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। अदरवाइज़ मैं अगर ये कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा होता तो आई एम 100% श्योर कि वो कभी भी मैं उसके अंदर अपीयर नहीं होता। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पर भी एक एक्सपोजर मिला मुझको अगेन थ्रू माई उर्दू यूट्यूब चैनल। एक यूएई के नेशनल न्यूज़पेपर ने, जो कि इंग्लिश में था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और उसके अंदर मेरी साइड हसल्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की थी। उसका भी लिंक अगर आपने नहीं देखा तो वो मैं नीचे लगा चुका हूँ। और उसके अलावा उन्होंने मेरे साथ और भी कुछ अपने जो आर्टिकल्स है उसके साथ मेरे साथ कोलैबोरेशन की है, और उसके अंदर भी मैंने अपनी इनपुट दी है। तो वो एक अच्छा चैनल बना है टू शेयर वट एवर आई हैव, वट एवर आई नो, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार। तो लोगों के साथ वो भी मैंने शेयर किया थ्रू दैट न्यूज़पेपर। इसके अलावा मैंने अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट की। ये मुझे ख्याल नहीं आया था कि इसको भी मुझे बोलना है, मैंने पॉइंट्स में लिखा भी नहीं था, अभी मुझे एकदम से याद आया कि पॉडकास्ट मैंने जो इन पर्सन पॉडकास्ट है वो स्टार्ट की है, और दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम। और उसमें काफ़ी लोगों को मैं अब तक बुला चुका हूँ, काफ़ी लोगों के साथ मेरी पॉडकास्ट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन पॉडकास्ट, या मैं किसी के पास जाता हूँ उनके साथ, या किसी स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड की हो। अब मुझे मेरा अपना सेटअप है, और ये जो पूरा कंटेंट क्रिएशन का जो सिनेरियो है, मुझे अगेन उसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है
लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। सो पॉडकास्ट अपनी जगह पर है, वो मैंने की है। इसके अलावा अभी रिसेंटली लास्ट वीक, अभी मुझे एकदम से याद आया, लास्ट वीकेंड मैंने तकरीबन 8 वीडियोस किए हैं विद हाफ अ डे ऑफ फैमिली कमिटमेंट। ये 2 दिन के अंदर मैंने काम किया है। तो वो भी मैंने कहा कि ये पार्किंसंस लॉ को जो है ना कम्प्लीटली हमने यूटिलाइज़ कर लिया है कि जितना भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट उसमें चाहिए होता है, लेकिन वो 2 दिन बहुत ज़्यादा मेरे हेक्टिक थे, लेकिन वो अचीव हो गए। यानी कि 8 वीडियोस प्लस मैंने कोर्स भी डिलीवर किया उसके अंदर, और फिर एक फैमिली कमिटमेंट भी थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि लोगों को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले कि आप बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, जो कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ये सारे काम जगल कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी मोटिवेशन हो और थोड़े से सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हों। इसके अलावा अभी ये बुक सामने पड़ी हुई है। अब देखें, ये जो बुक का जो ऑथर है एंड्रयू हालम, इस बंदे के साथ मैंने पॉडकास्ट की है जो अपनी एक अपीयरेंस का $5,000 चार्ज करता है एक दिन का कंपनीज के साथ। तो उसने मेरे साथ बड़े आराम से पॉडकास्ट पे आकर काफ़ी अच्छी बातें की, बल्कि उसके बाद भी मैंने इन पर्सन भी उससे बोला था कि आएंगे, और एक दफ़ा आया भी था यहाँ पर, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी तो वो हम नहीं कर सके। बताने का मकसद ये है कि वो जो बंदा जो $5,000 चार्ज कर रहा है पर अपीयरेंस, मैं उसके साथ जाकर अगर पॉडकास्ट करता हूँ, पहली दफ़ा में लिंक्डइन के DM के ऊपर वो मेरे पास आ जाता है। तो ये सिर्फ उस वजह से हो रहा है कि मेरी पर्सनल ब्रांड बनी हुई है, मैं लोगों से बात करता हूँ, अपीयर हो रहा हूँ बार बार, जस्ट शोइंग अप। मुझसे बहुत सारे अच्छे लोग होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानते होंगे, जो साइड हसल्स भी कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो शो अप नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई नहीं जानता। तो इस वजह से अगर और आपको ग्रो करने का चांस मिलता है जब आप दूसरे के सामने आते हैं। इसलिए जो बंदा सामने अपने आप को लेकर आएगा वही आगे जाता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो आप अच्छे हों बुरे हों, अपनी स्टोरी ज़रूर लेकर आएँ दूसरों के सामने, किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी मीडियम हो। सो दिस इज़ वन मैसेज फ्रॉम मी। और ये वीडियो का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने थंबनेल टाइटल में भी लिखा था, कि अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट 1 ईयर 1 साल गुजरा है उसके अंदर किस तरह से परफॉर्म किया है डिफरेंट एसेट्स ने। मैं मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं UAE के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, US के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ फ्लिप भी की हैं UAE के अंदर रहते हुए ऑफ प्लान, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम जो टेंजिबल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स, मैं कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव बात की है मैंने। कुछ लोग मुझे कनाडा से खासतौर पे आके बोलते हैं कि आपकी पॉडकास्ट के अंदर हमेशा नेगेटिव बात होती है कनाडा की। तो भाई मैं नहीं करता नेगेटिव बात, वो जो कैनेडियंस हैं वहाँ पर जिनसे मैं बात करता हूँ वो नेगेटिव बात करते हैं, और वो सही बात करते हैं। क्योंकि पता होना चाहिए जो लोग मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, ताकि जो लोग जाने वाले हैं वहाँ पर उनको रियलिस्टिक पिक्चर मिल सके। अब जाना है नहीं जाना है उनकी मर्जी, लेकिन उनके पास रियलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए। अब आप अगर 10 साल 15 साल 20 साल से कनाडा में मौजूद हैं, आप सेटल्ड हैं, आपकी लाइफ जर्नी डिफरेंट थी, जो अभी जा रहा है उसकी लाइफ जर्नी डिफरेंट है। तो वो एक पॉइंट मैंने कहा एक चीज़ बता दूं। और दूसरा पॉइंट, कुछ इंडियंस ने और इवन पाकिस्तानीज़ ने, जब मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियोस बनाता था, रोशन डिजिटल अकाउंट पे वीडियोस बनाता था, बल्कि दोनों पे, तब PSX पे मैंने काफ़ी अर्से से वीडियो नहीं बनाई लेकिन बनाता हूँ, तो मुझे एक सुनने को मिलती थी बात कि भाई डिफ़ॉल्टेड कंट्री है, इसका क्या होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। आई ऑलवेज टेल टू देम कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब उसमें मैक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सिक्लिकल भी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स को अपनी इन्वेस्टमेंट से अलग रखना चाहिए। अगर ये वही लोग जिन्होंने मुझे ये भी कहा है लोगों ने कि भाई हम तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गलत गवर्नमेंट बैठी हुई है। अब आप देख लें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो मैं भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से कितने फ़ायदे हुए हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के। तो इसलिए ये चीज़ें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसको अलग रखेंगे, अपनी पॉलिटिकल जो आपका जो भी आप सोच है आपकी, तो आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरह से US के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में कुछ चीज़ों के लिए ट्रम्प कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री को तबाह कर दूंगा या मैं इस इंडस्ट्री पर टैरिफ लेकर आ जाऊंगा। और मुझे अभी एग्जांपल्स याद नहीं है, अभी ओवर द टॉप ऑफ द माइंड मुझे एक ख्याल आया कि ये बोल दूं मैं। उन इंडस्ट्री को जो लोग समझते थे कि ट्रंप आएगा तो ख़राब हो जाएंगी, वो भी अच्छी चली हैं। इसी तरह से जो EVs के बारे में बात करें, या लेट्स से जब बाइडन आया था तो उसने वो ग्रीन एनर्जी की बात करता था। तो वो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो
प्रेसिडेंट के आने से पहले जो बातें हो रही थी, बाद में वो चीज़ें सही हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, चाहे वो नेगेटिव बात हो रही हो चाहे पॉजिटिव बात हो रही हो, वो सारी इंडस्ट्री ग्रो की हैं दोनों एरा के अंदर, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी। सो खैर, अब ये चीज़ें थी, मैंने कहा ये कुछ बैकग्राउंड देना इंपॉर्टेंट था, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ क्योंकि ये 2024 की एंडिंग वीडियो है। एक और बात बिफोर वी गो इनटू दिस लिस्ट ऑफ एसेट क्लासेस, तो कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई आप अपने चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसों की बातें करते हैं। तो भाई चैनल ही पैसों के बारे में बात करने पे बना हुआ है। अब अगर आप किसी एंटरटेनमेंट व्लॉगर के चैनल के ऊपर जाकर बोलें कि भाई आप एंटरटेनमेंट ही की बात करते हैं, कभी मैथ्स नहीं पढ़ाते, तो ये क्या बात हुई? मतलब आप ये सोचें ना, या आप सोशल मीडिया को समझें। सोशल मीडिया के अंदर जब तक आप एक टाइप का कंटेंट लेकर नहीं आएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो ऑडियंस है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप एक टाइप का कंटेंट लेकर नहीं आएंगे तो आपकी अथॉरिटी नहीं बनेगी तो आप की वीडियोस आगे प्रमोट नहीं होंगी। ऑल्दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं करता हूँ, मैं इमिग्रेशन की बात करता हूँ, रीलोकेशंस की भी बातें करता हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी की भी बातें करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों की बातें करता हूँ जो कि अगेन लिंक होती हैं, हर चीज़ लिंक होती है आकर टुवर्ड्स योर पर्सनल फाइनेंस। पैसों से बात बनती है, क्योंकि मुझे खुद जो मेरा टारगेट है, एंड गोल है साइड हसल करने का, ये यूट्यूब चैनल बनाने का भी एक टारगेट था कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। तो वो चीज़ें अभी तक हुई तो नहीं है, लेकिन आई एम वेरी क्लोज टू इट अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे लास्ट 1 ईयर का मैं जो देखूं कि जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है मेरी, वो मेरी जॉब इट्स फाइन, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, बट स्टिल रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत अच्छी हैं। मैंने पहले बात भी की हुई है उस पर, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उसको। अब मैं बात करता हूँ जिन एसेट क्लासेस की मैं बात करूँगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो यूएई के अंदर हैं, यूएस के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि मैं इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ थ्रू डिफरेंट मीन्स। और इसके अंदर कुछ मैं ऐसे भी एसेट क्लासेस की बात करूंगा जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको सिर्फ मॉनिटर कर रहा होता हूँ देखने के लिए कि चल क्या रहा है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें जो आपको समझ में आता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको यूएई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था और आपके पास पैसे कम थे और आपको लगता था कि नहीं आपको मतलब ये था कि यूएई की प्रॉपर्टीज़ अच्छी जाएंगी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एमआर ने क्या किया। और ये भी बात मैं हर वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट करी है जब मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस की बात करता हूँ। एमआर के स्टॉक 2024 के स्टार्ट में 7.9 दिरहम्स का था, आज वो 12.75 दिरहम्स का है। जो उसमें इंक्रीमेंट आया है वो 62% का इंक्रीमेंट आया है, और ये कुछ इंक्रीमेंट तो तकरीबन 30% का इंक्रीमेंट इसके अंदर से तो कुछ लास्ट दिसंबर के मंथ के अंदर ही आया है। प्लस इसके अंदर 5% का डिविडेंड भी मिला है, तो ऑलमोस्ट 67% का आपको प्रॉफिट मिला है एमआर के स्टॉक में। इसी तरह से एयर अरेबिया का स्टॉक है जो मैं जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ, 2.82 का दिरहम का स्टॉक था, 3.11 का इस वक्त मौजूद है, 10% के करीब का इसके अंदर है। अगर डिविडेंड ऐड कर लेंगे तो वो भी एडिशनल हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5 या 6 या 7% का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया था। डिविडेंड की वैल्यू हम बात करेंगे 2024 के स्टार्ट की जो स्टॉक प्राइस थी उसके हिसाब से, तो शायद ये 7% का था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मैं सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ जो कि स्टॉक प्राइस इंक्रीमेंट की हैं, जबकि इसके अंदर डिविडेंड्स अलग आएंगे। तो एमआर में जैसे मैंने बोला 62% और एयर अरेबिया में 10%। S&P 500 का जो VOO का जो स्टॉक है वो है 434 का था और 551 का इस वक्त है, 27% का इंक्रीमेंट है इसके अंदर। जो S&P 500 के अंदर किसी को अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता हो तो ये बिल्कुल इंडेक्स फंड है, और इसके अंदर भी बाय द वे थोड़े बहुत डिविडेंड्स के एडिशन हो सकती है। अगेन मैं डिविडेंड्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि डिविडेंड्स का पोर्शन एटलीस्ट यूएस के स्टॉक्स में, और यूएस के स्टॉक्स में तो कम होता है, यूएई के स्टॉक्स में फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5 to 7% का मिल जाता है। पाकिस्तान के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको इंक्लूड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करेंगे। तो इसी तरह से S&P 500 के बाद अगर बात करें तो एप्पल के स्टॉक्स के अंदर जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो वो मतलब 2024 के स्टार्ट में $188 का स्टॉक था, इस वक्त $257 का स्टॉक है, 37% का इंक्रीमेंट आया है। कुछ डिविडेंड भी आया होगा इसका, तो वो एक अलग चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक जो था 375 का था, 438 का इस वक्त है, 16.8% का इसके अंदर इंक्रीमेंट आया है। थोड़ा बहुत अगेन डिविडेंड भी होगा इसका। इसी तरह से जिन स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, जैसे एनवीडिया हो गया या टेस्ला हो गया, एनवीडिया के जो स्टॉक था $49 का था और $140 का इस वक्त हुआ है, $185 का इसमें अप्रिसिएशन आई है। टेस्ला के अंदर $251 का स्टॉक था, $454 का इस वक्त हुआ है, 80% का इसमें इंक्रीमेंट आया हुआ है। सो इन दोनों स्टॉक्स में मैंने खुद नहीं इन्वेस्ट किया हुआ था फॉर द रीजंस दैट आई हैव ऑन माई ओन, वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये कि इन दोनों में मैंने नहीं किया हुआ था, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि ये इस तरह के रिटर्न्स थे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की, जो मैं अगेन इन्वेस्ट नहीं करता उसके अंदर, 44.2K USD का बिटकॉइन था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस
ईयर और $99 का है इस वक्त, $99,000 का है इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 123% का इंक्रीमेंट आया है इन बिटकॉइन। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इंडियन स्टॉक्स की, उसको इसलिए कि इंडियन ऑलमोस्ट 15% जो लोग मुझे इंडिया से भी देख रहे हो, 10 to 15% इंडिया से देख रहे होते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया से देख रहे होते हैं। तो मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 2024 के अंदर इंडियन सेंसेक्स और निफ्टी 50 इन दोनों ने कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी 50 ने 1.9% का रिटर्न दिया है, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है मार्केट में वहाँ पर, और सेंसेक्स ने भी 8% का रिटर्न दिया है, और ये इंडियन रुपीज़ के अंदर रिटर्न है। और ये तकरीबन कोई आफ्टर, अगर आप इसको डेप्रीसिएशन लगा लें इंडियन रुपी की, जो कि 2 to 3% की डेप्रीसिएशन भी आई है, तो इमेजिन कर लें कि आपका कोई ख़ास रिटर्न नहीं आया इस साल। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि मुझे इंडियन स्टॉक्स इस साल के स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड लगते हैं और बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, तो ज़रूरी नहीं कि ये रैली हर वक्त चलती रहे। अब अगर पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करें तो 64,600 का लेवल था PSX का, जो कि इस वक्त 112,400 का लेवल है। 74% इंक्रीमेंट आया है इंडेक्स वैल्यू के अंदर। और अगर इसके अंदर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं, इवन उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र को ले लें, जो कि अपने डिविडेंड्स भी इतने डिविडेंड्स देते हैं वो, प्लस ये कि उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ गई हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के स्टॉक्स अच्छे हैं, इंडिया के स्टॉक्स बुरे हैं, क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स ने उससे पहले अच्छी रैली ली हुई थी। पाकिस्तान के स्टॉक्स इस वक्त भी अंडर वैल्यूड है। मैं सबको बोलता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि मार्केट कैप जो 2017 में था और इस वक्त है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं तो अभी भी पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि जिसको जैसे भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो जो भी सिस्टम आप बनाएं सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ना सिर्फ इंडेक्स ने बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और उसमें एक और अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो स्टॉक्स हैं वो तो ऊपर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान रुपी डिप्रीसिएशन नहीं हुई है बल्कि अप्रीसिएशन हुई है। तो कुछ मेरे ख्याल से 3-4% की अप्रीसिएशन हुई है अगर जनवरी से लेकर अब तक की बात करेंगे। तो इमेजिन करें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगेन ये पिक एंड चूज़ करने वाली बात नहीं है, मैंने डेट्स सिर्फ इसलिए कि 2024 की वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको 24 की ही मिलेंगी। उससे पहले का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन एज ऑलवेज आई हैव सेड कि स्टॉक से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कोई, क्योंकि ना इसमें आपको टेनेंट्स के मसले, मुझे अभी भी एक मैसेज आया हुआ था टेनेंट का कि भाई वो और वो पाकिस्तान का टेनेंट था मेरा, वो बेचारा जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने मुझे मैसेज किया हुआ था। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ हेसल जो कि प्रॉपर्टीज़ के साथ आती हैं टेनेंट की कंडीशन में। इसीलिए दुबई की भी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जो फ्लिपेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप 1-2 साल मैक्सिमम उसको रेंट पे दें और उसके बाद आप फ्लिप कर दें, क्योंकि जो टेनेंट वाला काम होता है वो फुल टाइम जॉब मुझे लगने लगी है कि वो पूरा ही आपको उसमें फोकस करना पड़ जाता है। एनीवेज, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसके अंदर आपकी रियल एस्टेट भी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके स्टॉक्स भी होने चाहिए, जिसमें आपकी फिक्स इनकम भी होनी चाहिए, जिसमें आपकी, अगर आप यूएई के अंदर हैं, अभी मैं स्टेक के एक और वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने सऊदी भी लॉन्च किया है, तो उस तरह का भी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। स्मार्ट क्राउड भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस तरह की जो क्राउड फंडिंग की ऑप्शंस हैं यूएई के अंदर, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है इन सब के रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ बोनस में मिल सकता है। ऑफ कोर्स वो रेफरल लिंक है, उसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ रहे होंगे, तो वो एक आपके लिए फ़ायदा है। मैंने अमाना के साथ भी अभी एक कोलैबोरेशन की है, उनका भी मेरे साथ कोलैबोरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वरना वो बहुत अच्छी ऐप है, उसके थ्रू भी मैं सोच रहा था डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसकी कि किस तरह से उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा इंटरफेस लगा है उसका। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स के इश्यूज़ भी होते हैं, वहाँ से पैसे बाहर भेज भी नहीं सकते। एज आई सेड, आपके पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होना चाहिए, और सबसे अच्छा जो पोर्टफोलियो कंपोनेंट है वो आपका अपना काम है, जो आपकी अपनी नॉलेज है, स्किल है, उसको हमेशा अपस्किल करते रहना चाहिए। मैंने 4 साल के अंदर जितना अपने आप को अपस्किल करते हुए देखा है और जितना मेहनत की है उसके अंदर, उससे मुझे जितना इम्पैक्ट आया वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो जो टाइम और अपने आप पे जो इन्वेस्टमेंट थी
उसका कोई भी स्टॉक आपको, आप कुछ भी कर लें वो आपको रिटर्न नहीं दे सकता। कोई भी, भले आप 100% 200% कुछ भी कर लें, वो स्टॉक एक टाइम के लिए बढ़ेगा ना। आपको उसने, फर्स्ट करें आपने लगा भी दिए बहुत सारे पैसे उस पर और उसने आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न दे भी दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? आप बार बार ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने वंस स्किल गेन कर ली, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको लेवरेज कर सकते हैं हर दफ़ा, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को। सो मैंने कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए, क्योंकि 2024 का एंड है, 2025 का बिगिनिंग है। ऑल्दो कि आई डोंट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं इसको, तो आज से ही कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगेन, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर की हैं, ये कोई कंपैरिजन किसी चीज़ का भी नहीं था, लेकिन जस्ट टू हैव सम एजुकेटेड कंटेंट, ताकि पता हो कि किस तरह से 2024 गुजरा है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी एसेट क्लासेस की तो बात भी नहीं की है इसके अंदर, सिर्फ कुछ जो मेरे ख्याल से एक बर्ड व्यू पिक्चर आपको दे सकती है डिफरेंट एसेट क्लास की, उसके बारे में बात की। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड, और पॉडकास्ट करता रहता हूँ मैं, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो तो चल ही रही होती हैं। मैं Q&A के सेशंस भी करता हूँ, उसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट की थी सलमान के साथ, सलमान तारिक रैकेट बैंकीज़र में होते हैं मलेशिया में। उनके साथ एक डिटेल बात हुई थी कि किस तरह से लोग गलतियां करते हैं, इवन दो के अच्छे इनकम के ऊपर होते हैं। उस पॉडकास्ट का लिंक यहाँ पर मैंने लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।